इनके सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के अर्पित चोपड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका करती हूँ। मिस्टर गजराज बगारिया जी, चांसलर हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी के। गजराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर एक बार मेरी तरफ से। एक बार तालियां हो जाएं जल्दी से। और मिस्टर राकेश पांडे को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सीएमडी है आरसीपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप सभी मेहमानों से दिल्ली में मुलाकात होती है और आज रायपुर में आप सब लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है। ये खुशी का मौका है, तालियां जोरदार हो जाए। और साथ ही प्रिया को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि अगले सेशन को वो कंडक्ट कर सके। थैंक यू प्रिया। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। और एक बार फिर से आप तीनों का स्वागत, जोरदार तालियां जरूर हो जाए, क्योंकि आज भारतवाणी को चर्चा कर रहा है विजन ऑफ न्यू छत्तीसगढ़ की। बढ़ता छत्तीसगढ़, उभरता छत्तीसगढ़। और देखिए कितना शानदार कॉम्बिनेशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट। और हम कहते हैं कि ये जो पिलर्स हैं, जो बुनियादी ढांचे हैं, जो कि किसी भी राज्य की प्रगति की राह को सशक्त करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर अर्पित आपसे, जब स्वास्थ्य की बात होती है, जब किसी भी सिचुएशन की बात होती है, तो लोग बहुत डर जाते हैं कि यार इलाज तो बहुत कीमती है, कैसे करें क्या नहीं करें। लोगों का भरोसा सालों से होम्योपैथी पर तो रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए तो एलोपैथी पे जाना चाहिए। आप कैसे काम कर रहे हो, इस परसेप्शन को आप कैसे बदल रहे हैं आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए? सबसे पहले मैं भारत 24 को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे अपनी माटी पर आज एक प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूँगा कि मैं मूल रूप से छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ और जैसा कि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आज इस धरती से निकलकर मैं इंदौर में अपना काम कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ पर एलोपैथी के भी कॉम्पिटिटिव केसेस हमें डील करने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई एलोपैथी से फेल केस आता है या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें एलोपैथी के सिस्टम से हम मदद तो कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो मेडिकल साइंस ऐसे केसेस में रिसर्च की संभावना रखता है। और WHO के मुताबिक करीब 70 से 80% बीमारियों में आज भी रिसर्च की संभावना है और उस पर चल भी रहा है। तो ये जो होम्योपैथी है, चूंकि जर्मनी से इम्पोर्ट होकर हमारे इंडिया में आई है, तो एक बेसिक ट्रीटमेंट के रूप में हम इसे क्लासिकल होम्योपैथी के रूप से जानते हैं। पर चूंकि होम्योपैथी के बारे में ये माना जाता है कि ये सेफ सिस्टम है लेकिन एक स्लो सिस्टम है। ऐसा एक आम भ्रांति है जिसे सभी लोग मानते हैं। और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी के ऊपर है कि अगर कोई क्रिटिकल केस होगा तो उसमें एलोपैथी के सामने हम कैसे खड़े हो सकें। तो निश्चित रूप से हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, हमारा विजन चेंज करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट चेंज किया, सुपर स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, इसका मतलब है कि हम उन केसेस पे जिसमें जैसे कि कैंसर के आखिरी स्टेज के पेशेंट, कोमा के पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, क्रिटिकल किडनी के पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट की स्थिति में है, या एक तरीके से ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एलोपैथी भी लाइलाज बीमारियों के कारण जीवन भर स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे केसेस में हम लोग हाई पावर पर जाकर होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट देने के लिए अप्रोच लेते हैं। और एग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम डोज बढ़ाते हैं और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और फास्ट ट्रीटमेंट जब हम होम्योपैथी से देते हैं तो इसकी पुष्टि करने के लिए हम एविडेंस बेस्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को एक्चुअल पता चले कि ये पहले की रिपोर्ट है और ये बाद की रिपोर्ट है। और ये मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के लागू होने के बाद पता चला। तो इस तरीके से हमने जो एक सिस्टम डेवलप किया उसको पैथोलॉजिकल ग्राउंड पे जो साबित किया, उसका जो नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इसके लिए हमने करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट अपने वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को अवेयर कराए हैं कि उनकी रिपोर्ट्स आप जाकर देखें और उनके बारे में समझें। और इस तरीके का जो सुपर स्पेशलिटी जो इन्वेंशन है, जो कि इंपोर्टेड होम्योपैथी थी इंडिया में, जो हम करने जा रहे हैं एक्सपोर्टेड होम्योपैथी भविष्य के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से दुनिया को, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक योगदान है। एक नई उम्मीद दी है, इस उम्मीद के लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। और आप संभव मैगजीन को लेकर के भी आए, काफी फेमस भी है, मैं उससे बात करूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस मैगजीन में क्या है ऐसा। लेकिन अब मैं गजराज जी आपके पास आना चाहूंगी। जब शिक्षा की बात होती है, क्योंकि मैं भी छोटे शहर से आती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि शिक्षा को लेकर युवाओं के मन में कई सारे प्रश्न चलते हैं। कोई सोचता है कि हमें मेट्रो सिटीज में जाना चाहिए, वहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन शिक्षा के लिहाज से मैथ्स यूनिवर्सिटी के जरिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से बेहतर अपॉर्चुनिटी युवाओं को दे रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जो अवधारणा थी उसमें
बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है और एक शिक्षा भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद नेशनल लेवल के सारे इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में आए। 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे काम कर रही है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, और 10 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इस दरमियान नए बने हैं। आज छत्तीसगढ़ में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जहाँ पहले एक बार नक्सली आतंक का क्षेत्र माना जाता था, लोग यहाँ आने में डरते घबराते थे, अब बाहर से काफ़ी बच्चे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि हम बच्चों की मार्गदर्शन कैसे करते हैं, हमारे पूरा डिपार्टमेंट है काउंसलिंग का। ये आपकी बात ठीक है, जब स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में बच्चा आता है तो उसके मन में बहुत तरह की विचारधारा रहती है। माँ बाप चाहते हैं कि इस फील्ड में जाए, दोस्तों का प्रेशर रहता है कि नहीं ये करना चाहिए, खुद की उसकी अपनी सोच रहती है कि मैं क्या करूँगा, तो वो कंफ्यूज रहता है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है काउंसलिंग की, जो बच्चे से उसकी ज़रूरत समझ के, उसकी मानसिकता समझ के, उसका क्या माइंडसेट है उसको समझ के उसको फिर गाइड करते हैं कि आपको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए और क्या आपको लेके पढ़ना चाहिए। ये हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उनके लिए काउंसलिंग का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की हो जाती है, बेहतर मार्गदर्शन किस तरीके से बच्चों का मिले, और आप शानदार काम कर रहे हैं सब। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, हम बात करते हैं नए छत्तीसगढ़ की, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रियल एस्टेट की आप लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कैसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्षों में क्या परिवर्तन आया है, और न्यू छत्तीसगढ़ जो कॉन्सेप्ट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ को और क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है? छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बाहरी लोगों का तो वेलकम है। जब बाहरी लोग आते हैं, यहाँ का जो कल्चर है वो बड़ा मतलब लोग मिलनसार लोग हैं, और छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे स्टेशन देखें, एयरपोर्ट देखें, ये सारी चीज़ें होने की वजह से छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ की जो लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पुराने समय में जितनी भी गवर्नमेंट रही सबने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई है, हर चीज़ है, लेकिन इसको और अच्छा ऑर्गेनाइज अगर करेंगे तो इसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जनता को, और छत्तीसगढ़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उसका फ़ायदा पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टील है, यहाँ पर सीमेंट है, यहाँ पर वर्कर है काम करने वाले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर ये सब चीज़ें पहले से हैं उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ एजुकेशन में काफ़ी, जैसे हमारे वगैरह जी ने बताया, एजुकेशन में भी काफ़ी कुछ अच्छा है। हेल्थ वाला जो सेक्टर है, हेल्थ टूरिज्म जिसे कहते हैं, अगर हॉस्पिटल के ऊपर काम किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए बीच में गवर्नमेंट स्टेट बनने के पहले, उसमें कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज हुई है। यदि उसको हम रीडेवलपमेंट में लेके गए, जो आज पूरे हिंदुस्तान की बेसिक ज़रूरत है, उसको अगर छत्तीसगढ़ सबसे पहले उस चीज़ को अपने हाथ में लेता है, उसका लीडर बन के आता है, तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो हमारे पास पुरानी लैंड है जो अनऑर्गेनाइज है, रेलवे स्टेशन उसके आसपास का इलाका ऐसा है जो डेवलप नहीं हुआ, अपने आप डेवलप होता चला है। यदि हम उस गुड़ियारी, जैसे आप रायपुर से तो नहीं है, पर मैं आपको बताऊँ रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके सराउंडिंग का बहुत बड़ा इलाका है, काफ़ी लैंड बैंक ही बोलूँगा कि उसको हम फिर से रीडेवलपमेंट में लाएँ तो लैंड काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। उसी तरह से एजुकेशन, मेडिकल, मैंने वर्ल्ड के लगभग 30-35 कंट्री को मैंने विजिट किया, मैंने यूएस को भी देखा। मैंने यूएस में देखा उन्होंने जो प्लानिंग की, जो स्ट्रेटेजी की, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं है, उसको पूरा प्लानिंग किया गया, फोकस किया गया, और उसका लोगों ने उसका पालन किया। आज वहाँ जो यूनिवर्सिटी बनी है उनका अपना इम्पोर्टेंस है, वो पूरे वर्ल्ड में स्थान इसलिए रखती है कि वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो दे फील कम्फर्टेबल, उनको रहने के लिए, उनको वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ यूनिवर्सिटी के नज़दीक एयरपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ की इतना इम्पॉर्टेंट लोकेशन, यदि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो छत्तीसगढ़ का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल के आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, तो जो बिल्डिंगें बनेंगी वो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए यूजफुल होंगी। बेशक मैं रायपुर से नहीं हूँ, लेकिन पत्रकारिता के दौरान छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से जानने का मुझे मौका मिला, और मैंने भी महसूस किया है कि बहुत सारी चीज़ें बदली। और जैसा आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़
तमाम लोगों का स्वागत करता है, वेलकम करता है। अब अंकित जी आपके पास आ रही हूँ, आपने संभव मैगजीन दिखाई, उसके बारे में जरा बताइए ना, क्या है उसमें और जो उसमें टिप्स दिए गए, क्या वो सही है पूरे के पूरे, हम भी ले लें? ये जो संभव मैगजीन है, एक्चुअली ये मेरी 20 साल की मेहनत है और ये वही है जो हम मेडिकल साइंस से एक्सपेक्ट करते हैं, बट किसी कारणों से हम उससे पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो चूंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि होम्योपैथी को हमने जब सुपर स्पेशलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन किया, तो जो होम्योपैथी जो जर्मनी से आई थी वो क्लासिकल थी, तो उसको हमने जब चेंज किया तो कुछ नया कंसेप्ट जब लॉन्च किया तो उसका नाम दिया मॉडर्न होम्योपैथी, सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी। और इसको संभव इसलिए लिखा है कि जैसा कि कहा जाता है कि कई काम ऐसे होते हैं जो असंभव होते हैं बट किए जा सकते हैं, तो उसका मतलब होता है उसे संभव करना पड़ता है। तो करना पड़ता है, इसका मतलब हमें भी कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा कुछ किया है, इसलिए इसका नाम दिया है संभव, कि हम कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, ऑटोइम्यून या ऐसे जटिल असाध्य रोग, जो 300 प्रकार के रोग हैं जिसपे भी मेडिकल साइंस काफी अभी भी रिसर्च कर रहा है, उसमें हमारा ये जो रिसर्च है ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित होने जा रहा है, जिसका नाम दिया है हमने संभव। संभव का मतलब है कि हम कर सकते हैं और ये किया जा चुका है। इसलिए अगर आप इसके अंदर जब जाएंगे तो लगभग हर सिस्टम से रिलेटेड जो अलग अलग कैटेगरी के केसेस होते हैं, जो 300 प्रकार की बीमारियां हम मानते हैं मेडिकल साइंस में है, उससे रिलेटेड हम केसेस के अपडेट्स प्री और पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उन पेशेंट के डेटा के साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि हम किसी टूल के साथ हम इस्टेब्लिश हो रहे हैं और बाकायदा वेरिफिकेशन के लिए हम आपको अवेलेबिलिटी के लिए हम आपको अपनी बुक्स अवेल करा रहे हैं। संभव को भी संभव कर दे, वो है अर्पित जी। क्या होता है मैडम कि जैसे कहते हैं ना कि असंभव काम को करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि असंभव काम करने के लिए कुछ असंभव तरीका करना पड़ता है, जिसके कारण कोई काम संभव हो पाता है। तो ये मेरे माता पिता से मैंने सीखा है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। आज आदरणीय गुलाब चोपड़ा जी खैरागढ़ के रहने वाले, आदरणीय मीरा चोपड़ा जी खैरागढ़ की नगर पालिका अध्यक्ष महापौर रही हुई है, उनका मैं सम्मान करता हूँ इस स्टेज के माध्यम से। उन्होंने मुझे मौका दिया और आप लोगों के बीच में आज कहीं ना कहीं एक मुकाम के रूप में खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ। पर जोरदार तालियां इसके लिए हो जाए और आपको मीटिंग में तो बहुत अच्छा लगे तो तालियों में कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि हम एक मंच दे रहे हैं, वो बात जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए उसके लिए, और जो असंभव को भी संभव जो आप कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन गजराज जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो 70% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महिलाओं की भागीदारी और भी ज़्यादा कम हो जाती है। बच्चों की हम बात करें तो वो 60% से लगभग कम ही है। ये जो गैप है, क्योंकि जब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बढ़ते कदम की, तो बहुत ज़रूरी है कि बेटों के साथ हमारी बेटियां भी तो निकले, उनको लेकर के भी घर वाले कुछ तो सोचे। इस गैप को कम करना कितना आवश्यक है और आप कैसे इसको कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, पहल कर रहे हैं? देखिए, अब वो बात नहीं रही। अब बच्चियाँ काफ़ी अच्छी पढ़ाई के प्रति रुचि ले रही है और किसी भी सब्जेक्ट की जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें आप देखिए 10 में से 7 बच्चियाँ ही रहती हैं। ये बात मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये और इस सरकारों का भी एक रुझान रहा है। स्कूल एजुकेशन गर्ल्स साइड के लिए पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है, उसमें उनको कोई फीस नहीं लगती है। हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में सब्सिडी देते हैं बच्चियों के लिए, उनके मार्क्स के आधार पे भी और इन जनरल भी उनको सब्सिडी देते हैं ताकि उनकी रुचि बढ़े। अब बच्चियों का रुझान काफ़ी एजुकेशन के प्रति बढ़ रहा है और वो काफ़ी तन्मयता के साथ और सिंसियर होकर पढ़ती है बच्चों के मुकाबले। उनका फोकस रहता है एजुकेशन में, दूसरी चीज़ों पर उतना उनका ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई के प्रति फोकस रहता है, तो उनके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत शानदार बात कही और बिल्कुल दिल गदगद हो गया मेरा भी। राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं ना केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है, लोगों के मन में ये भी ख्याल होता है कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत स्लो है। इसी वजह से कई मरतबा ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों को घर नहीं मिल पाता बहुत जल्दी, लोग सालों तक भटकते रहते हैं, इंतजार करते हैं। इसकी मूल रूप से वजह आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप इसी कारोबार में हैं, और इसको बदलने के लिए क्या कदम की आप उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बहुत आसान काम है। कोई भी काम कठिन तब होता है जब हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। मैं 30 साल से रियल एस्टेट पे हूँ, मुझे नहीं लगता ये कोई समस्या है। इसका बड़ा आसान निदान है अगर हम पॉलिसी बनाओ। और इस रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छा करने, बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लेके आया जो बिल्डरों का और कस्टमर का भी हितों का ख्याल रखता है। और जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम कंस्ट्रक्शन को
फील्ड लीड होता है। बिल्डर चाहता है हम सही समय से काम करें, लेकिन जो कस्टमर है वो टाइम से पैसे नहीं देते, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। जो बिल्डर काम करना चाहता है, कभी कभी वर्कर, लेबर या कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं मिल पाते तो टाइमली कंप्लीट करें। बिल्डिंग मटेरियल भी कई बार साइट पर नहीं पहुंच पाता। तो ये चीज़ें हैं, अगर बिल्डर अपने मैनेजमेंट को बेहतर करे तो ये राइट टाइम और बिफोर टाइम हो सकेगा। और एक बहुत बड़ी आती है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है टाइम से जब पैसे नहीं आते, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन के लिए अब गवर्नमेंट ने बेहतर कदम उठाए हैं। यदि हम पिछले 20 साल 10 साल की बात करें तो पहले ऐसे कदम नहीं उठाए थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में आसानी है। और गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसी भी है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन लेट होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, या कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग की अप्रूवल है, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो आर्किटेक्ट से, जो गवर्नमेंट से हमको नगर निगम से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। यहाँ पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यदि सरकार उसमें शिथिलता लेके आए, क्योंकि ये बेसिक नीड है। और शिथिलता का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें किसी को इलीगल काम करने के लिए शिथिलता लाए, बहुत तेज गति से हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पॉलिसी इसके लिए लाने की जरूरत है। गजराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे अभी भी पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य बनवाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ अलग स्टेट बना था, क्या उसकी पूर्ति हो चुकी है? क्या छत्तीसगढ़ ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया? देखिए, माननीय विद्याचरण जी शुक्ल के साथ हम लोग राजनीति करते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद के माध्यम से अलग राज्य बनाने के लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन की भी एक बड़ी भूमिका रही इस राज्य के निर्माण में। जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात आई थी तो उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी इस स्टेट के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला पॉइंट बनाया था कि छत्तीसगढ़ की सारी कृषि भूमि को 2 फसली किया जाएगा। तो बहुत से क्षेत्रों में तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो सिंचाई की संभावनाएं बढ़नी थी यहाँ पे, उसमें अभी काम जो ज़रूरत है उसके हिसाब से नहीं हो पाया है। बाकी तो छत्तीसगढ़ ने काफ़ी विकास किया है। छत्तीसगढ़ का नाम शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पूरे देश में हुआ है। लेकिन सिंचाई जो किसानों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को प्राथमिकता के तौर पे करना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद भी करेंगे कि आने वाले वक्त में जो आप सोच रहे हैं, जिस सोच के साथ इसका निर्माण हुआ था, वो सोच के साथ हम इसी तरीके से आगे बढ़े और बहुत जल्द वो तस्वीर भी सामने आए। अर्पित जी, अब आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि बचपन से जब होम्योपैथी दवाई में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मीठी गोली है, और मुझे एलोपैथी से बहुत, मुझे क्यों पर्सनली इसलिए आती है क्योंकि बस आपको मीठी गोलियाँ खानी है, थोड़ी देर सही, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। मेरा सवाल है कि गोली इतनी मीठी भी होती है, इतनी कारगर कैसे होती है जो आप दावा करते हैं? होम्योपैथी में जो मीठी गोली होती है वो सैक्रम लैक्टोज से बना हुआ ग्लोबुल्स होता है, जिसके अंदर हम जो होम्योपैथी की जो डाइल्यूशंस है वो हम उसके अंदर डाल के देते हैं। क्योंकि डाइल्यूशंस को कई बार लोग डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, इसलिए मीठी गोलियों के अंदर डालने से वो डाइल्यूशन इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब हम उसे टंग पे रखते हैं तो चूंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ एक्शन होता है, जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो आपने देखा होगा कि सॉर्बिट्रेट की गोली हम टंग पे रखते हैं। तो ये जो सिस्टम है सबलिंगुअल, वो बहुत जल्दी काम करता है। तो होम्योपैथी का सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है, जैसे ही आप टंग पे रखते हैं उसका न्यूरोपैरासिम्पैथिक सिस्टम का एक्शन चालू हो जाता है। तो जो मीठी होम्योपैथी है इसलिए कारगर होती है क्योंकि एक्शन उसका तुरंत होता है। अब उसी में हमने एक चीज और जोड़ दी कि हम उसे स्लो की जगह फास्टेस्ट होम्योपैथी बना रहे हैं। तो जब जैसे ही हम टंग पे रखते हैं तो सेफ तो है पर फास्टेस्ट रिजल्ट भी मिलते हैं, और चूंकि एक्शन उसका सबलिंगुअल है तो जल्दी से जल्दी आता है। और जो मीठी होम्योपैथी मैडम, इसमें एक चीज और चेंज करूंगा कि उसको हमने कड़वी होम्योपैथी भी बनाई। इसका मतलब है कि केवल मीठी नहीं, हम उसे कड़वी होम्योपैथी के रूप में बड़े से बड़े डोज में टिंचर्स के रूप में भी देते हैं, ताकि हम पैथोलॉजी के हिसाब से डोज को सेट कर सकें और लोगों को जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकें। और WHO को ये जो डेटा जाने वाला है उससे दुनिया को बहुत सारा योगदान दिया है। लेकिन अर्पित जी, ये भी जरूर बताइएगा हमारे माध्यम से दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मली कुछ है भी नहीं फिर भी मीठी गोलियां खा लेते हैं, कहते हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है, मीठी है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी सिस्टम को जानकारी लिए मेरे ख्याल से किसी भी सिस्टम का सेवन करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं, हम आपसे यही अपील करेंगे कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना लें।
भले ही वो मीठी गोलियां क्यों ना हो। राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता चला कि आपने OTT फिल्में भी बनाई हैं, और OTT फिल्मों के लिहाज से आपका अनुभव क्या रहा? और उसमें मैं एक और सवाल ऐड ऑन करूंगी, छत्तीसगढ़ ऐसी क्रिएशन के लिए कितना तैयार आपको नजर आया? आपका अनुभव कैसा रहा? अपने लाइफ प्लान क्या बोले छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ इसके लिए कितना रेडी है? मैंने OTT में काम किया, कुछ मूवी बनाई, कुछ वेब सीरीज बनाई है, कुछ छत्तीसगढ़ का मेरा इंटरेस्ट ये था कि हम छत्तीसगढ़ के अच्छी लोकेशन को पूरा नेशनल लेवल पे एक्सपोज करें, और यहाँ के ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जो एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं। और जानते हैं आप, जो एक बार शूट हो गया तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद यहाँ भी पूरे हिंदुस्तान से बाहर बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व तक जो लोग छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, वहाँ तक वो लोकेशन, वो टूरिस्ट स्पॉट, वो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ तक पहुँचती है। तो इस सिलसिले में काम हुआ, और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से मैंने पहले भी कुछ मूवी की थी, और छत्तीसगढ़ की रेटिंग की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए एक सशक्त माध्यम है फिल्म। जनरली कोई इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसकी लाइफ होती है, लोग देखते हैं, भूलते हैं, लेकिन मूवी ऐसी होती है, वेब सीरीज ऐसी होती है, उनकी जो लोकेशन होती है वो सालों तक देखा जाता है, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। छत्तीसगढ़ उसका डिजाइन कर रहा है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसका लाभ छत्तीसगढ़ को, वेब सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मिलने वाला है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं और आप लोग भी लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आप तीनों